और चलिए अब शुरू करते हैं आपका सबसे पसंदीदा शो, जो कहेंगे सच कहेंगे। देश में हर दिन सियासत नई नई करवट ले रही है। खासकर पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद से सियासत के लिहाज से आज का दिन देश में काफी हलचल भरा रहा। एक तरफ जहां दिल्ली में विपक्षी एकजुटता को धार देने के लिए इंडिया ब्लॉक की अहम बैठक हुई, तो वहीं ममता बनर्जी की टीएमसी में बंगाल के बाद दिल्ली में भी बड़ी टूट नजर आ गई है। आपको अपनी पहली स्टोरी में आज हम बताएंगे कि दिल्ली में हुई इंडिया ब्लॉक की आज 7वीं बैठक से आखिर क्या निकला, इस बैठक के मायने क्या है, सियासी तौर पर क्या तलाशा जा रहा है, मीटिंग के अंदर किस विपक्षी नेता ने अपना क्या तर्क रखा। आपको आज की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट विस्तार से बताएंगे। लेकिन आज की दूसरी टॉप स्टोरी, एक तरफ जहां ममता बनर्जी समेत तमाम विपक्षी नेताओं का दिल्ली में मेला लगा था, तो वहीं दूसरी ओर दिल्ली में ही ममता बनर्जी की टीएमसी टूट कर बिखर रही थी। पहले बंगाल में 58 विधायकों की बगावत, अब सूत्रों के मुताबिक 2/3 से ज्यादा सांसदों का बागी होना। आने वाले दिनों में ममता बनर्जी के लिए कितनी मुसीबत भरा होने वाला है, क्योंकि टीएमसी से न सिर्फ विधायक और सांसद बल्कि पार्षद भी ममता बनर्जी का साथ छोड़ रहे हैं। तीसरी स्टोरी में आपको बताएंगे कि गुजरात के राजकोट में बाबा बागेश्वर के कथा के दौरान अचानक से भूत प्रेत के नाम पर लोगों ने क्यों बवाल काट दिया, इसके बाद क्या किया। तो बने रहिए हमारे साथ, आज इन्हीं खबरों पर देखिए जो कहेंगे सच कहेंगे। तो शुरुआत विपक्षी गठबंधन इंडिया की आज हुई अहम मीटिंग से करते हैं। करीब 2 साल बाद आज दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इंडिया ब्लॉक की अहम बैठक हुई। इस बैठक में विपक्षी दलों के बीच किन किन मुद्दों पर सहमति बनी, इससे विपक्ष को क्या मिलेगा, इसके क्या सियासी मायने हैं, आपको आगे हम विस्तार से बताएंगे। उससे पहले इस बैठक की तस्वीर और इसके मायने आपको समझाते हैं। दोपहर करीब 12 बजे शुरू हुई बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस संसदीय दल की चेयरपर्सन सोनिया गांधी, टीएमसी चीफ ममता बनर्जी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, एनसीपी शरद गुट की सांसद सुप्रिया सुले, विपक्ष के तमाम बड़े नेता शामिल हुए। इस मीटिंग में ऑपोजिशन के 25 दलों के 34 नेता और निर्दलीय राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल मौजूद थे। इंडिया गठबंधन नाम से बुलाई इस बैठक में गठबंधन की आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। आगामी राजनीतिक चुनौतियों और विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी दलों के बीच समन्वय को लेकर विचार विमर्श किया गया। तकरीबन 2 घंटे से ज्यादा चली बैठक में विपक्षी दलों के नेताओं के बीच 5 मुद्दों पर सहमति बनी है। इसका ऐलान खुद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंडिया ब्लॉक की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज किया। मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान और बाद में जारी किए गए साझा प्रेस रिलीज के मुताबिक कौन कौन से मुद्दे थे, देखिए। सभी दलों में यह सहमति बनी है कि चुनाव आयोग द्वारा कराए गए विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर, मतदाता सूची में हेरफेर और चुनावों की निष्पक्षता पर उठे गंभीर सवालों के संबंध में देश के सीजेआई को मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र भेजा जाएगा। दूसरा ये कि लाखों छात्रों को प्रभावित करने वाले अनेक गंभीर मुद्दों की स्थिति को देखते हुए यह सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का तत्काल इस्तीफा हो, क्योंकि उनके कार्यकाल में नीट और सीबीएसई परीक्षाओं में शामिल लाखों युवाओं के साथ विश्वासघात हुआ है। तीसरा ये कि मौजूदा गंभीर आर्थिक स्थिति, बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई, किसानों और जन सरकारों से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा के लिए केंद्र सरकार को तत्काल सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए। यह भी सहमति बनी कि इंडिया गठबंधन के सभी दल प्रत्येक 2 महीने में बैठक करेंगे। अगली बैठक अगस्त में हैदराबाद में आयोजित की जाएगी। 5वां ये कि आने वाले संसद के मॉनसून सत्र के दौरान संसदीय समन्वय जारी रहेगा और रोजाना सुबह में नेता प्रतिपक्ष के कार्यालय में समन्वय बैठक आयोजित की जाएगी, यानी कि तालमेल, सामंजस्य कैसे बिठाना है। इस ऐलान के साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह भी कहा कि इन मुद्दों पर सभी विपक्षी दल डटकर काम करेंगे, लड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। सुनिए। हमारे इंडिया गठबंधन की मीटिंग हो गई, जिसमें 25 पार्टियां शामिल हुए थे। सभी ने अपनी अपनी राय दी और उसके बाद ये हम 5 पॉइंट पे आज सहमति जताई है और इनके लिए इन मुद्दों पर हम
डट के काम करेंगे, लड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के मुताबिक इस बैठक में विपक्ष की 25 पार्टियां शामिल हुई, जिसमें कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, आरजेडी और साथ ही नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, जेएमएम, शिवसेना, यूबीटी गुट, एनसीपी शरद पवार गुट, सीपीआईएम, सीपीआई और सीपीआईएमएल ये पार्टियां अहम रहीं। हालांकि इनमें से जेएमएम चीफ हेमंत सोरेन और शिवसेना यूबीटी चीफ उद्धव ठाकरे मीटिंग में वर्चुअली जुड़े हुए थे। मल्लिकार्जुन खड़गे के मुताबिक हेमंत सोरेन और उद्धव ठाकरे भी इस मीटिंग के दौरान पास किए गए मुद्दों पर सहमत हैं। उद्धव ठाकरे जी और हेमंत सोरेन जी भी वो ऑनलाइन पे बात किए, अपने विचार रखे, वो भी इस सारे चीजों मुद्दों पे सहमत है। और इन सबसे इतर मीटिंग के दौरान की तस्वीर भी अपने आप में कई तरह के सियासी संदेश दे रही है। इस बैठक में राहुल गांधी के ठीक दाहिनी तरफ समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव को बैठाया गया था, जैसा कि तस्वीरों में आप देख रहे हैं, जो संदेश दे रहा है कि आने वाले यूपी चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की मजबूत जुगलबंदी देखने को मिल सकती है। दूसरी तरफ सबसे खास तस्वीर सोनिया गांधी के ठीक बगल में टीएमसी चीफ और बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को जगह दी गई थी। यह तस्वीर बताती है कि बंगाल में करारी हार के बाद भी कांग्रेस उनके साथ मजबूती से खड़ी है। इस बात का संदेश इस तस्वीर में भी छिपा है। मीटिंग के दौरान सोनिया गांधी और ममता बनर्जी एक दूसरे से गले मिलती भी दिखाई दी। इस मीटिंग के दौरान राहुल गांधी का उनकी बॉडी लैंग्वेज काफी पॉजिटिव नजर आई। और सूत्रों के मुताबिक बैठक में राहुल गांधी ने कहा कि ममता बनर्जी 90% मानती हैं कि चुनाव में धांधली होती है। अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव 40% मानते हैं कि चुनाव में धांधली होती है, लेकिन मेरा मानना है कि धांधली 100% होती है, ये राहुल गांधी कह रहे हैं। ऐसे में इंडिया गठबंधन को लव एंड अफेक्शन के साथ चलना होगा। विपक्ष का एकजुट होना बेहद जरूरी है। मुद्दों पर एक साथ होकर केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन करना होगा। सूत्रों के मुताबिक मीटिंग में टीएमसी चीफ ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल चुनाव में धांधली की गई, बंगाल में हिंसा हो रही है, अब विपक्ष सुरक्षित नहीं है। जैसे कि इंदिरा गांधी ने 1979 में जमीन पर उतरकर जनता को अपने पक्ष में किया था, वैसी लड़ाई लड़नी होगी। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि वोट चोरी बड़ा मुद्दा है, एकजुटता जरूरी है, कांग्रेस को बड़ा दिल दिखाना होगा, सबको साथ लेकर चलना होगा। जबकि आरजेडी के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि लोकसभा चुनाव 2029 पर फोकस करना होगा और सड़क पर लड़ना होगा। तरफ वो दल हैं जो उनके नेतृत्व को स्वीकार नहीं करते। ऐसे सभी दल साथ आए, गठबंधन के भीतर मौजूद मतभेदों को दूर करने के लिए वरिष्ठ और प्रतिष्ठित लोगों से बातचीत की जाए और कोई न कोई समाधान निकाला जाए। अगले 2 से 3 सालों में कोई बड़ा चुनाव नहीं, इसलिए ये समय सभी सहयोगी दलों को साथ रखने और गठबंधन को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण है। ना ज्यादा विरोधी दल एक साथ आएंगे तो उसको तो एक एडवांटेज होगा ही, शक्ति बढ़ेगा। विरोधी दल एकजुट होने से बीजेपी पर दबाव होगा। राहुल गांधी जी के ऊपर सवाल उठाने वाले मूर्ख लोग हैं। राहुल गांधी आज देश के सबसे महत्वपूर्ण लोकप्रिय जुझारू नेता है। सरकार उनसे डरती है, निर्भय है। एजेंडा एक ही है, देश के गद्दारों को सत्ता से हटाइए, जिसने देश में एक भ्रष्ट व्यवस्था निर्माण की है, सबसे ज्यादा उनको हटाइए। और महत्वपूर्ण है कि आज देश किस कगार पे खड़ा है, चाहे बेरोजगारी का मसला हो, महंगाई का हो, छात्रों युवाओं के भविष्य का हो, इन सारे मसलों के मद्देनजर इस बैठक की अहमियत कई गुना बढ़ जाती। जाहिर है देश के मौजूदा सियासी परिदृश्य में ऑपोजिशन की इस मीटिंग के कई सियासी मायने और संदेश है। सबसे अहम ये कि 2024 के बाद विपक्षी गठबंधन की ये पहली औपचारिक बैठक है जिसका मुख्य संदेश सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विपक्ष की एकजुटता को बनाए रखना है। ठीक 6 महीने बाद यूपी में विधानसभा के चुनाव है और ऐसे में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की पूरी कोशिश इस बार यूपी में बीजेपी का विजय रथ रोकना है, जिसके लिए कॉमन रणनीति जरूरी है। इसके अलावा 2029 की तैयारी को लेकर भी ये बैठक काफी अहमियत रखती है। 2029 में होने वाले लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार को कड़ी टक्कर देने के लिए विपक्षी नेताओं ने दूरगामी रणनीति बनाई है। साझा नैरेटिव
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव ऐसे तमाम दिग्गज नेताओं ने मिलकर बीजेपी की नीतियों के खिलाफ एक साझा राजनीतिक बयान जारी भी किया ताकि जनता के बीच एक मजबूत संदेश दिया जा सके। कई क्षेत्रीय दलों का हालिया विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद सभी दलों को एकजुट होना मजबूरी भी है और मजबूती भी। विपक्षी दलों की यह बैठक कांग्रेस के लिए सबसे अहम मानी जा रही है। खासकर हालिया राज्यों के चुनाव में क्षेत्रीय दलों के घटते प्रभाव को देखते हुए कांग्रेस अपने लिए संभावना तलाश रही है। वहीं क्षेत्रीय दलों को भी लगता है कि कांग्रेस से अलग होकर राजनीति करने में नफा कम और नुकसान ज्यादा है। तभी तो केरल चुनाव में कांग्रेस के हाथों करारी हार झेलने के बावजूद लेफ्ट के बड़े दल सीपीआईएम ने तमाम विरोध के बाद भी बैठक में शामिल होने का फैसला किया। We have serious reservation with regard to the approach, attitude and conduct of the Congress party. See, now it's going to be 3 years since the inception of the India bloc. We all came together to fight BJP. But there is a murky situation that has happened in Kerala, wherein people like Rahul Gandhi, Mallikarjun Kharge, Srimati Priyanka Gandhi all descend on Kerala and accuse us of having some sort of a truck with BJP. If that is the charge and approach of the Congress, then what is the whole purpose of we sitting together? अब आरोप यह है कि कांग्रेस के इसी रवैये की वजह से पिछले 3 सालों में इंडिया ब्लॉक से विपक्ष के 3 बड़े दल बाहर हो चुके हैं और इसका कारण मात्र कांग्रेस है, जिसकी शुरुआत नीतीश कुमार की अगुवाई वाली जेडीयू से हुई थी। गठबंधन में नीतीश कुमार को बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी गई तो लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जनवरी 2024 में जेडीयू ने विपक्षी गठबंधन का साथ छोड़ा, बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए में वापस आ गई। इसके बाद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी साथ छोड़ गई। हरियाणा विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग पर बात नहीं बनने की वजह से 18 जुलाई 2025 को आम आदमी पार्टी गठबंधन से अलग हो गई और अब हाल ही में एमके स्टालिन की डीएमके भी इंडिया ब्लॉक से बाहर हो गई है। पिछले महीने तमिलनाडु में हुए चुनाव में कांग्रेस और डीएमके साथ लड़ी थी जबकि, लेकिन चुनाव बाद जब डीएमके सत्ता से बाहर हुई और विजय की टीवीके सत्ता के करीब पहुंची तो कांग्रेस डीएमके का साथ छोड़ टीवीके को समर्थन देती नजर आई, जिस वजह से स्टालिन नाराज हो गए। एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन तो यहां तक कहते दिखे कि कांग्रेस ने डीएमके की पीठ में छुरा घोंपा है और इसी आरोप के साथ डीएमके गठबंधन से बाहर हो गई। इनमें से जेडीयू को छोड़कर बाकी दोनों पार्टियां फिलहाल किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं है। ऐसे में इंडिया ब्लॉक की गठबंधन की आंतरिक एकजुटता के लिए ये एक बड़ी चुनौती भी है और इसी आधार पर बीजेपी इंडिया ब्लॉक पर तंज भी कसती दिखाई दे रही है। सही मायने में इंडी गठबंधन वालों का वजूद चोरी हुआ है। आज जमीन पे इनमें से किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई वजूद नहीं है। इनकी ईमान चोरी हुई है और इनकी ईमान चोरी के कारण जनता ने इन्हें वोट नहीं दिया है। कि आज खड़गे साहब ने कहा कि हर 2 महीना में हमारा बैठक होगा, हर तीसरे महीने एक चुनाव हारेंगे और हर दूसरे महीने में एक इनका गठबंधन एक बैठक होगी। राहुल गांधी जी शतक लगाया है उन्होंने चुनाव हारने में, शतक लगाकर आज ऐसे मुस्कुरा रहे थे जैसे बहुत बड़ा दुर्ग फतह करके आए, बहुत बड़ी जीत हासिल करके आए। तो दरअसल 23 जून 2023 को पटना में विपक्षी दलों की पहली मीटिंग हुई थी। ये बैठक बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुलाई थी। इस पहली बैठक में गठबंधन का कोई भी नाम नहीं दिया गया था। इस बैठक में विपक्ष के 15 दल शामिल हुए थे और ये बैठक अगले लोकसभा चुनाव में यानी 2024 में मोदी सरकार का सामना करने के लिए विपक्ष को एक साथ लाने के लिए थी। इसके बाद विपक्षी एकता की दूसरी बैठक 17-18 जुलाई 2023 को बेंगलुरु में हुई थी। 2024 के आम चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए विपक्ष के 26 दल एक साथ आए थे। इस बैठक में विपक्षी दलों के गठबंधन का नाम इंडिया तय किया गया था, जिसका फुल फॉर्म इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस है, इंडिया। इंडिया ब्लॉक की तीसरी बैठक मुंबई में 31 अगस्त 1 सितंबर 2023 को हुई थी। मीटिंग में अलायंस ने 5 कमेटियों का गठन किया था। इस बैठक में 28 विपक्षी दलों ने 5 राज्यों में हो चुके चुनाव की रणनीति तैयार की थी। इसके बाद चौथी बैठक हुई 19 दिसंबर 2023 को दिल्ली के अशोका होटल में। इसमें पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने पीएम चेहरे के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम का सुझाव रखा, जिसका समर्थन अरविंद केजरीवाल ने भी किया था।
फिर 13 जनवरी 2024 को 5वीं मीटिंग वर्चुअली हुई। इसमें 28 दलों के 9 नेता जुड़े। चेयरपर्सन के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम पर सहमति बनी, लेकिन संयोजक के नाम पर फैसला नहीं हो पाया। लोकसभा चुनाव के रिजल्ट से ठीक पहले 1 जून 2024 को गठबंधन की छठी बैठक हुई। ये बैठक 2.5 घंटे तक चली थी और बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि चुनाव में इंडिया गठबंधन को 295 सीटें मिलेंगी। हालांकि जब रिजल्ट आया तो विपक्षी इंडिया ब्लॉक 234 सीटों पर सिमट गया, लेकिन बीजेपी को बहुमत से काफी दूर रोकने में यह गठबंधन सफल भी रहा। खासकर यूपी में, जहां अखिलेश और राहुल गांधी की जोड़ी ने बीजेपी को 64 से घटाकर सीधा 33 पर सिमटा दिया और समाजवादी पार्टी अपने इतिहास की सबसे ज्यादा 37 सीटों पर जीत दर्ज करने में कामयाब रही। तो ये स्थितियां बनती हुई नजर आई। लेकिन अब चलिए बढ़ते हैं आगे और अब आपको दिखाते हैं पश्चिम बंगाल की सियासत में जारी उठापटक और उस सवाल की बात कि क्या ममता बनर्जी का साम्राज्य अब सचमुच ढह चुका है। राजनीति में एक कहावत है कि जीत के 100 बाप होते हैं पर हार अनाथ होती है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हुए, तृणमूल कांग्रेस हारी। उसके बाद जो कुछ हो रहा है वो किसी धीमे भूकंप से कम नहीं है। पहले टीएमसी के जमीनी नेता गए, फिर विधायकों ने पार्टी छोड़ी। उस वक्त कहा गया ये छोटी बात है, पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक है। फिर बड़े नेताओं की बारी आई और अब आया है सबसे बड़ा सैलाब, सबसे बड़ा झटका। ममता बनर्जी के लिए आज एक और चौंकाने वाली खबर आई। तृणमूल कांग्रेस की लगभग 20 लोकसभा सांसद और केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के बंगाल प्रभारी भूपेंद्र यादव के दिल्ली स्थित आवास पर मीटिंग करने पहुंचे। इस बैठक में टीएमसी के जिन सांसदों ने हिस्सा लिया, जरा उनमें कुछ के नाम आप जान लीजिए। सुखेंदु शेखर रे, काकोली घोष, शताब्दी रॉय, अबू ताहिर, अरूप चक्रवर्ती, खलीलुर रहमान, शर्मिला सरकार, असित मल, कालीपद सोरेन, जगदीश बसुनिया और प्रसून बैनर्जी। ये देखिए, एक एक की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अब जरा आप खुद सोचिए, ये महज एक मुलाकात थी या पर्दे के पीछे कुछ और खेल चल रहा है। ये उसी पार्टी के सांसद थे जिन्होंने पिछले कई सालों से ममता बनर्जी की हर लड़ाई में उनका साथ दिया। आज वही सांसद बीजेपी के बंगाल प्रभारी के घर पर बैठकर भविष्य की रणनीति पर चर्चा कर रहे थे। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है। इस बैठक से पहले ममता बनर्जी के पुराने सहयोगी सुखेंदु शेखर रे ने तृणमूल कांग्रेस छोड़ दी और राज्यसभा सांसद पद से भी इस्तीफा दे दिया। सुखेंदु शेखर रे वो नेता हैं जो दशकों से ममता बनर्जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले। वो टीएमसी के सबसे पुराने और भरोसेमंद चेहरों में से एक माने जाते रहे हैं। लेकिन आज उन्होंने न सिर्फ पार्टी छोड़ी बल्कि राज्यसभा की अपनी सीट से भी इस्तीफा दे दिया। और आरोप क्या लगा, आप खुद सुनिए। पिछले 15 साल जब सत्ता में जो लोग थे, कोई मंत्री, कोई पंचायत के लीडर, कोई काउंसिलर, कोई मेयर वगैरह वगैरह, तो ये लोग के आसपास जाना मुश्किल था। उन लोगों का पैर धरती पे नहीं था। तो आम जो हमारे ये वर्कर्स है, उनका बात सोचिए, जिन्होंने अपना खून और पसीना दे के पार्टी को मजबूत किया। बरसों से उन्होंने लड़ाई किया वाम मोर्चा के खिलाफ। वो लोग पीछे चले गए। दलाल लोग, चोर, डकैत, रेपिस्ट, ये लोग सब सामने आ गया। अभी तो सब निकल रहा है ना, टीवी पर दिखाई दे रहा है। सुना आपने। और इस बीच राज्यसभा के चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन ने सुखेंदु शेखर रे का इस्तीफा मंजूर भी कर लिया। 2011 में बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी के सत्ता में आने के बाद से हर मुश्किल घड़ी में उनके साथ थे रे। अब आपको दूसरी तस्वीर हम दिखाते हैं। जब ये सब हो रहा था तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी भी दिल्ली में ही मौजूद थे। वो आज ही कोलकाता से दिल्ली पहुंचे। टीएमसी सांसदों की बैठक से पहले शुवेंदु अधिकारी ने भी भूपेंद्र यादव के घर पर उनसे मुलाकात की थी। बैठक के बाद वो विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रवाना हो गए। भूपेंद्र यादव के घर हुई बागी सांसदों की बैठक में शामिल काकोली घोष दस्तीदार ने दावा किया है कि टीएमसी के 28 में से 20 लोकसभा सांसदों ने एनडीए को समर्थन देने की पेशकश की है। दावा है कि बागी टीएमसी सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखा है और एनडीए को समर्थन देने की पेशकश की है। और पत्र में टीएमसी के बागी सांसदों से अलग बैठने की भी बात कही गई है लोकसभा में, कि हम अलग बैठेंगे। पश्चिम बंगाल में पार्टी के भीतर बगावत के सुर उठने के बाद इस बात की लगातार अटकलें भी लगाई जा रही थी कि ये आग अब पार्टी को संसद के भीतर भी झुलसा सकती है।
विधायकों के बाद ये पहली बार है जब किसी सांसद ने पार्टी से नाता तोड़ा है। टीएमसी के बागी धड़े के सांसद काकोली घोष ने दावा किया है कि कई और सांसद भी इस लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। आगे चल के पता चलेगा कि क्या होगा। अभी के लिए ये काफी नहीं है कि हम लोग काम करना चाहते हैं, बंगाल के लिए काम करना चाहते हैं, देश के लिए काम करना चाहते हैं, भारत को सुरक्षित रखने के लिए काम करना चाहते हैं। ये बहुत अहम मुद्दा है। मुझे पता नहीं आप समझते हैं कि नहीं, इससे ज्यादा मैं बोलूंगी भी नहीं, लेकिन देश का मुद्दा हमारे लिए बहुत अहम है। ममता बनर्जी ने रीच आउट करने की कोशिश की, क्या आपसे बात करने की कोशिश? कोई नहीं किया, कोई भी उधर से रीच आउट करने की कोशिश नहीं की। तो दरअसल ममता बनर्जी ने जिस पार्टी को खड़ा किया था, क्या अब वही पार्टी उन्हें छोड़ रही है? पिछले 1 महीने में जो कुछ हुआ है उसे देखकर इसमें कोई संदेह नहीं कि टीएमसी बिखर रही है। यानी सवाल ये नहीं कि टीएमसी टूट रही है या नहीं, सवाल ये है कि कितनी तेजी से टूट रही है और ममता बनर्जी कब तक इसे बचा या संभाल पाएंगी। सुखेंदु शेखर रे के इस्तीफे से पहले लोकसभा में टीएमसी के 28 और राज्यसभा में 13 सांसद थे। दावा है कि 2/3 से ज्यादा मौजूदा सांसद टीएमसी से अलग होने की तैयारी में है और अगर ऐसा होता है तो ये लोकसभा में टीएमसी के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। इससे पहले 3 जून को बंगाल के 80 में से 58 विधायक अलग गुट बना ही चुके हैं। इस गुट ने ऋतव्रत बैनर्जी को अपना नेता चुना है। सबसे खास बात है कि दिल्ली में जब टीएमसी के सांसद बागी होकर बीजेपी नेता के घर बैठक कर रहे थे तो ममता बनर्जी भी दिल्ली में ही मौजूद थी। ममता बनर्जी आज इंडिया अलायंस की बैठक में शामिल हुई हैं। बैठक में ममता के अलावा राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव, तमाम 23 दलों के नेता शामिल हुए। हालांकि आम आदमी पार्टी और डीएमके ने बैठक से दूरी बनाई। बगावत की अटकलों के बीच टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद भी दिल्ली में ममता बनर्जी से मिलने पहुंचे। उन्होंने सुखेंदु शेखर रे को गद्दार तक बता दिया और कहा कि वो मरते दम तक दीदी का साथ नहीं छोड़ेंगे। मैं खड़ा हूँ दीदी के साथ और सदैव रहूंगा, मर जाऊंगा लेकिन दीदी के साथ खड़ा रहूंगा। अरे जो गद्दार है उसको गद्दारी करने दो, जो अच्छा है निकल जाए। देखिए ये सब उसका उचित तो कुछ बचा ही नहीं, इंडी है ही नहीं जोट, तो उसका बैठक क्या होगा। ममता बनर्जी कभी नहीं जाती, आज मजबूरी में जा रही हैं। जिनके साथ उनके पार्टी के सांसद विधायक नहीं है वो दूसरे पार्टी के साथ जा क्या करेंगे। अभी एमएलए के बाद एमपी तृणमूल कांग्रेस का वो भी छोड़ रहे हैं दल। एमएलए तो आए नहीं, एमपी भी यहाँ मीटिंग में आए नहीं, काउंसिलर पंचायत के लोग भी कहाँ हैं किसी को पता नहीं है, गायब हैं, ऑफिस नहीं आते हैं। तो ऐसा पार्टी है, सत्ता से हटते ही पूरा चूर चूर हो गया है। तो इसका विसर्जन होना ही था, जनता ने वही किया है, वो मैंडेट मान लेना चाहिए। ममता बनर्जी के लिए सबसे हैरानी की बात यह है कि कभी उनके सबसे करीबी रहे फिरहाद हाकिम भी विद्रोही बन गए हैं। फिरहाद आज टीएमसी के बागी गुट के उपनेता संदीपन साहा के साथ विधानसभा पहुंचे और नेता प्रतिपक्ष ऋतव्रत बैनर्जी से मुलाकात की। ऋतव्रत बैनर्जी के कार्यालय में मीटिंग के बाद फिलहाल वापस लौट गए। इससे पहले फिरहाद हाकिम ने कोलकाता मेयर के पद से इस्तीफा दिया था। अब तक दर्जन भर से ज्यादा नगर निगम और नगर पालिका के 100 से ज्यादा पार्षद इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन फिरहाद हाकिम का बागी खेमे की तरफ कदम बढ़ाना टीएमसी के लिए सबसे बड़ा और आत्मघाती झटका माना जा रहा है। हाकिम सिर्फ एक नेता नहीं क्योंकि बल्कि कोलकाता की जमीनी राजनीति और मुस्लिम वोट बैंक पर ममता बनर्जी की मजबूत पकड़ का सबसे बड़ा चेहरा रहे हैं। उनका पहले कोलकाता मेयर पद छोड़ना, फिर सीधे ऋतव्रत बैनर्जी के चैम्बर में एंट्री करना साफ दिखाता है कि विद्रोह की ये आग अब सिर्फ कुछ विधायकों तक सीमित नहीं है, बल्कि पार्टी की रीढ़ की हड्डी माने जाने वाले कद्दावर नेता भी अब दीदी का साथ छोड़ रहे हैं। बंगाल चुनाव हारने के बाद ममता बनर्जी ने 6 मई को टीएमसी विधायकों की बैठक बुलाई थी। अभिषेक बनर्जी की चुनावी भूमिका की तारीफ करते हुए ममता ने सभी से खड़े होकर तालियां बजाने को कहा था। कुछ विधायक खड़े भी हुए, लेकिन कई चुपचाप फिर भी बैठे रहे और इनमें से प्रमुख थे ऋतव्रत बैनर्जी। 22 मई को बगावत का असली खेल शुरू हुआ जब ऋतव्रत बैनर्जी राज्यसभा की औपचारिकताओं के लिए दिल्ली गए। उसी दिन मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी भी दिल्ली के बंग भवन में थे। दोनों नेताओं के बीच लंच पर मुलाकात हुई। बंगाल लौटने के बाद ऋतव्रत बैनर्जी ने अभिषेक बनर्जी से असंतुष्ट नेताओं को एकजुट करना शुरू कर दिया। ऋतव्रत की कोशिश तब सफल हुई जब ममता की 31 मई की बैठक में 80 में से 20 विधायक ही पहुंचे। 1 जून को कोलकाता के एक हॉस्टल में ऋतव्रत बैनर्जी ने टीएमसी विधायकों के साथ फिर एक गुप्त बैठक की। उसी दिन ममता बनर्जी ने ऋतव्रत बैनर्जी और संदीपन साहा को पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए टीएमसी से निष्कासित कर दिया।
4 जून को फिर ममता बनर्जी ने टीएमसी का पूरा संगठन भंग करने का ऐलान कर दिया। उसी दिन 4 जून की शाम को ऋतव्रत बनर्जी ने विधानसभा अध्यक्ष रथेंद्र बसु को 58 बागी विधायकों के समर्थन वाला पत्र सौंपा। अध्यक्ष ने इसे स्वीकार कर लिया और विधानसभा में विपक्ष के नेता का कमरा ऋतव्रत बनर्जी को सौंप दिया गया। तो ये सियासत और बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद से ही टीएमसी की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। एक तरफ जहां सांसद, विधायक, पार्षद और नेता पार्टी छोड़ रहे हैं, तो टीएमसी के दबंग नेताओं पर भी नकेल कसी जा रही है। लगातार ऐसे दबंग टीएमसी नेताओं की गिरफ्तारियां हो रही हैं। पश्चिम बंगाल पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने आज टीएमसी नेता जहांगीर खान को गिरफ्तार कर लिया। जहांगीर खान की गिरफ्तारी नेपाल बॉर्डर के पास से की गई। जहांगीर को अवैध वसूली करने के आरोप में पकड़ा गया है। दक्षिण 24 परगना जिले के फाल्टा पुलिस स्टेशन में खान के खिलाफ 7 एफआईआर दर्ज है। खबर है कि जहांगीर खान नेपाल भागने की फिराक में था। गिरफ्तारी के बाद जहांगीर खान को दार्जिलिंग के फांसी देवा पुलिस स्टेशन लाया गया। उसे कोलकाता लाने की अब तैयारी चल रही है। उसकी गिरफ्तारी के बाद फाल्टा में स्थानीय लोगों और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बाकायदा जश्न मनाया। गिरफ्तारी के बाद उसके ऑफिस में तोड़फोड़ भी की गई। भीड़ ने खिड़कियों के शीशे तोड़े, कई कमरों में फर्नीचर को नुकसान पहुंचाया। खबर है कि उसके ऑफिस में कई पैकेट भी कथित तौर पर पाए गए। ये देखिए लोगों का गुस्सा, और इसी से लोगों का गुस्सा और भड़क गया। नहीं, इन लोगों को तो हिफाजत में लेना ही जरूरी था। इतने दिन क्यों नहीं लिया, ये तो सवाल है। सरकार को जो बेसिक जिम्मेदारी है कि क्रिमिनल के खिलाफ आईनी कानूनी मुताबिक पदक्षेप ले। इतना दिन नहीं लिया, अभी ले रहा है, ठीक है। गिरफ्तार करना चाहिए था, वोट के पहले की भी करना चाहिए था। और अब चलिए बढ़ते हैं आगे, दिखाते हैं आज की एक दिलचस्प खबर आपको।